ये उन्हीं दिनों की बात है जब पुराने मोहल्ले में मनोरंजन का मतलब होता था रस्सी पर चलती नटिन और डमरू बजाता एक कोड़े से खुद को लहूलुहान करता नट। उस वक्त का उत्तर प्रदेश का छोटा सा शहर गाजीपुर शहरी चकाचौंध से दूर था, लेकिन जिंदगी से भरपूर था। मैदान के पीपल के पेड़ के बारे में बुजुर्ग कहते थे कि रात को उस पेड़ के पत्ते भी अजीब सी आवाज करते हैं, जैसे कुछ कह रहे हों। एक दिन नट और उसकी नटिन एक गधे पर अपना सामान लादे उसी पेड़ के नीचे टेंट लगाकर बस गए। दिन के वक्त तमाशा होता। नटिन हाथ में एक लंबी छड़ी लिए हुए रस्सी पर चलती, चेहरे को लाल रंगे हुए नट खुद पर कोड़े से वार करता। लोग हैरान होकर उसे देखते और उसकी तरफ सिक्के उछाल देते। दुनिया हंसती और तालियां बजाकर वहां से गुजर जाती, लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि मनहूसियत ने वहां अपने पांव जमा दिए हैं। एक सुबह नट ने देखा कि उसकी बीबी गायब है। टेंट खाली था। परेशानी ने उसके चेहरे की हंसी छीन ली थी। पूरे मोहल्ले में ढूंढ मच गई, लेकिन नटिन का कोई सुराग न मिला। पुलिस भी कुछ न कर सकी। नट तो जैसे टूट गया हो। वो अब तमाशा भी नहीं करता था, खुद को कोड़े से जख्मी भी नहीं करता था। बस ज्यादा उदास होने पर हाथ में पकड़े हुए डमरू को बजाने लगता और जोर जोर से रोने लगता। दिन गुजरते गए। नट जैसे पागल हो गया हो। कभी कई कई दिनों तक सोता रहता, कभी कई दिन और रात तक जागता रहता और डमरू बजाता रहता। लोग उसके सामने कुछ खाने को डाल देते, लेकिन कभी किसी ने उसे कुछ खाते हुए नहीं देखा। उसका बदन अब कमजोर हो रहा था। वो एक दिन खामोश हो गया, लेकिन किसी को क्या पता था ये खामोशी तूफान से पहले की है। और एक दिन उसका मुर्दा जिस्म उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिला। उसने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ था। आंखों में हैरानी थी, जैसे कुछ देख रहा हो, जैसे मौत भी उससे डर गई हो। नट की लाश हटा दी गई। समाज ने सोचा कहानी खत्म, लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। उस रात पीपल के पेड़ से डमरू की खूब आवाज आई, लेकिन जब वहाँ लोग भाग कर आए तो ना वहाँ कोई नट था न तमाशबीन, लेकिन हाँ डमरू अभी भी बज रहा था। डमरू की आवाज अब हर रात सुनाई देती। सलीम चौधरी मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों में से थे। उन्होंने कहा पेड़ को कटवा दो, न रहेगा पेड़ न बजेगा डमरू। तजवीज सभी को पसंद आई। आनंद फानंद मजदूर बुलवाए गए, लेकिन जैसे ही मजदूरों ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटने के लिए पेड़ की तरफ बढ़े, किसी ने उन दोनों मजदूरों को हवा में उछाल दिया। जमीन पर गिरते ही उन दोनों की टांगे टूट गईं। मजदूर और सभी तमाशबीन डर कर वहां से भाग गए। उस रात पूरे मोहल्ले के हर घर में पीपल की पेड़ की तरफ से पत्थरबाजी हुई और सलीम चौधरी अपनी हवेली के सामने मुर्दा पाए गए। उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मौत से पहले कुछ देख लिया हो। मौलवी और पंडित आए, तावीज हवन वजीफा सब कुछ किया गया, लेकिन नट का भूत पीपल के पेड़ के साथ जुड़ चुका था। घना और पुराना बरगद का पेड़ अब उस नट का था। सलीम चौधरी की छोटी बेटी नरगिस जो बनारस में पढ़ रही थी, बाप के मरने पर वतन वापस आई। खूबसूरत, चंचल और आत्मविश्वास से भरी हुई। शहरी थी तो अफवाहों में यकीन नहीं करती थी। कहती थी कोई भूत नहीं होता। नरगिस का मानना था कि उसके अब्बू की मौत और पेड़ के नट का कोई लेना देना नहीं, और वो हमेशा उस रास्ते से बेखौफ गुजरती थी और नट वगैरह की कहानी में बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। एक रात जब वो अपनी सहेली के घर से लौट रही थी, बरगद के पेड़ के पास आते ही उसकी चप्पल टूट गई। वो झुककर अपनी चप्पल सही करने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। नरगिस को अपने बदन में झुरझुरी महसूस हुई। एक लम्हे में उसकी सारी शहरी हेकड़ी निकल गई। उसने फौरन खड़े होकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया। उसने फौरन झुककर अपनी दोनों चप्पलों को उतारा और हाथ में लेकर घर की तरफ तेजी से बढ़ी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि उससे चला नहीं जा रहा है। बमुश्किल तमाम अपने पैरों को खींचती हुई वो अपनी हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने बेतहाशा कुंडी को खटखटाया, लेकिन जब उसकी बीमार माँ ने दरवाजे को खोला तो उसे दरवाजे के सामने बेहोश पाया। नरगिस का बदन बुखार से तप रहा था। उसके चचा ने उसे गोद में उठाकर ऊपर उसके कमरे में पहुंचाया, लेकिन उसे होश न आया।
नरगिस अगले 2 दिन तक बेहोश रही और जब उसकी आंखें खुली तो वो एक नई नरगिस थी। अब वो किसी और जबान में बात कर रही थी। रातों को खिड़की खोलकर देर तक टकटकी लगाए वो पीपल के पेड़ को देखती रहती। कभी मर्दानी आवाज में बात करती, कभी रोती, कभी उसकी डरावनी हंसी से पूरी हवेली थर्रा उठती। उसके इस हाल को देखकर डॉक्टर कहते कि उसे स्ट्रेस है, मौलवी कहते ये भूत का चक्कर है। नरगिस को तावीज पहनाया जाता तो वो उसे उतार कर फेंक देती और पूरी रात कमरे की खिड़की पर बैठी एकटक पीपल को देखती रहती और किसी और जबान में बात करती रहती। उसकी मर्दानी आवाज के कहकहे लोगों के रोंगटे खड़े कर देते। अब सभी को समझ में आ गया था कि यकीनन ये उस नट के फेर में है और पेड़ से आती डमरू की आवाज सुनकर वो मुस्कुरा देती। नरगिस अब पूरी तरह से नट के कब्जे में थी। एक दिन नरगिस ने मर्दानी आवाज में हुक्म दिया कि अब कमरे में 2 लोगों का खाना आया करेगा। किसी को उसके कमरे के आसपास आने की इजाजत नहीं थी। घर का कोई शख्स अगर उसके पास आने की कोशिश करता तो न जाने कहां से सैकड़ों काले भर्रे आ जाते और काटने लगते। एक दिन गलती से नरगिस के कपड़े धोबी के पास चले गए। काले भर्रों ने नरगिस का पूरा जिस्म नोच डाला। नरगिस ने रोते हुए अपने घर वालों से कहा कि उसके कपड़े मंगवाए जाएं। घर वालों से उसकी कराह और बेबसी नहीं देखी गई। तभी आधी रात को नौकर भेजकर उसके कपड़े मंगवाए गए। तब जाकर कहीं नट का गुस्सा खत्म हुआ। इसी तरह से कई महीने गुजर गए। नरगिस के कमरे के पास अब कोई नहीं जाता था। घर के उस हिस्से और नरगिस को घर के लोगों ने घर से अलग मान लिया था। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर आंगन में खड़ी होकर नरगिस के कमरे को देखती रहती और रोती रहती। फिर एक रात जब नौकरानी नरगिस का खाना लेकर ऊपर गई तो उसे उसके बिस्तर पर मुर्दा पाया। उस रात भी पीपल के पेड़ से डमरू की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार उसमें एक खुशी थी, जैसे कोई जीत गया हो, जैसे कोई अपना खेल खेल गया हो। शायद नट ने आज अपना बदला ले लिया। तब से पीपल के पेड़ के पास से कोई नहीं गुजरता। अब डमरू की आवाज भी नहीं आती, लेकिन लोगों का यकीन है कि नट सो रहा है। लेकिन वो सब इस बात को सोचकर थर्रा जाते कि कहीं वो जाग गया तो फिर से एक नया नाटक शुरू करेगा, एक नया खेल, मौत का खेल।